तो आज का हमारा विषय है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट 2007। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। तो आइए शुरू करते हैं और जानेंगे कि इसकी कुछ खूबियाँ और खामियाँ क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, किस किस तरीके से हैं। फ़िलहाल हम शुरू करेंगे डेफिनेशन से, क्लॉज से। तो इसकी टाइटल ही बताती है कि भाई ये सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी है। ठीक है, यानी जिनकी उम्र 60 साल से कम है और जो माता पिता हैं उनके लिए भी है। ये सिर्फ 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों के लिए नहीं है, ये 60 साल से नीचे जो माता पिता पेरेंट्स हैं, जिन्हें अपने बच्चों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, या जिनका भरण पोषण या जिनका लालन पालन ठीक से नहीं किया जा रहा, ये उनके लिए भी है और ये उन पे भी लागू होता है। ठीक है, आइए डेफिनेशन क्लॉज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये लागू कहाँ कहाँ होता है। भाई ये पूरे भारत देश में लागू होता है। ये लागू कहाँ कहाँ होता है? ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। कहाँ लागू होता है? ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। ठीक है, अब तो ये जम्मू और कश्मीर में भी लागू होता है। जब से 370 और 35 से हटाई गई है, तब से हर अधिनियम जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। तो अब ये जम्मू और कश्मीर में भी लागू है। ठीक है, आज हम अध्याय 1 के बारे में बात कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन्स एक्ट का है, उसके चैप्टर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी सीनियर सिटीजन अगर अपना केस डालना चाहता है तो उसके लिए इस चैप्टर के डेफिनेशन क्लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए एक एक करके समझते हैं क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कुछ ज़रूरी परिभाषाएं हैं इसमें जो समझना ज़रूरी है। सेक्शन 2 में ये परिभाषाएं दी गई हैं। आइए कोशिश करते हैं इन्हें समझने की कि इनमें बेसिकली दिया क्या गया है। मैं इन्हें सीक्वेंस में ना बता करके इन्हें आपके सुविधा के अनुसार बताऊंगा, जिससे कि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट जल्दी पहले आ जाए और जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है वो बाद में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माता पिता या पेरेंट, अब जो जिनको ये एक्ट इन्होंने इंग्लिश में पढ़ा होगा या हिंदी में पढ़ा होगा, उनको ये बता दूं कि इसमें माता पिता यानी कि गार्जियंस, पेरेंट्स, ठीक है, इनफैक्ट ग्रैंड पेरेंट्स भी, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दोनों ही कवर होते हैं। तो माता पिता के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, इस एक्ट के हिसाब से माता पिता सौतेले हो सकते हैं, माता पिता वो हो सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को गोद लिया हो, या माता पिता बायोलॉजिकल फादर मदर हो सकते हैं। ठीक है, यानी वांछिक रूप से वो बच्चे के बायोलॉजिकल फादर मदर हो सकते हैं। सौतेले माता पिता कवर्ड हैं इसके अंदर। इवन अगर माता पिता सौतेले हैं और बचपन में उन्होंने अपने या किसी भी टाइम पर उन्होंने किसी से शादी की और अब वो एक वयस्क के गार्जियन बन चुके हैं, पेरेंट्स बन चुके हैं, तो उनको मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो किसी भी उम्र में पेरेंट्स बने हो, लेकिन उनको अब मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। दूसरी श्रेणी में आते हैं जिन्होंने अडॉप्शन किया है किसी बच्चे का, ठीक है, और उसका भरण पोषण किया, उससे बड़ा किया है, अब वो उससे मेंटेनेंस पाने के लिए अधिकार में है। ठीक है, तीसरा जो हमारा बायोलॉजिकल मतलब जो बच्चे होते हैं, जैसे कि मतलब जो अनुवांशिक बच्चे होते हैं, हमारे वांछिक तौर पे जो बच्चे होते हैं, जो हमारे अपने बच्चे होते हैं, उनसे हम मेंटेनेंस लेने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें नहीं बताया गया वो ये बताया गया कि भाई अगर बच्चा अगर वयस्क ना हो तो आप उससे क्लेम नहीं कर सकते। बच्चे का वयस्क होना ज़रूरी है। तो ये हो गई आपकी माता पिता की परिभाषा। अब आगे चलते हैं। चिल्ड्रन, दूसरे सेक्शन 2 के अंदर चिल्ड्रन की परिभाषा भी दी गई है। ठीक है, सब क्लॉज 1 में। तो चिल्ड्रन से मतलब क्या है? मतलब इस एक्ट में बच्चों से क्या मतलब है?
बच्चों से मतलब है कि जो हमारे चिल्ड्रन हैं, बेटा बेटी, उसके ग्रैंड डॉटर, मतलब हमारे ग्रैंड डॉटर हों सीनियर सिटीजन्स के, या पेरेंट्स के ग्रैंड डॉटर हों, ग्रैंड सन हो, ये सारे जो हैं चिल्ड्रंस में कवर होंगे। यानी कि एक ग्रैंड फादर अपने ग्रैंड सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अगर उसका अपना सन जीवित नहीं है तो अपने ग्रैंड सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। ठीक है, कई केसेस में ऐसा होता है कि बेटे मर जाते हैं और जो दादाजी हैं वो ग्रैंड सन को पालते हैं इस उम्मीद में कि ये बड़ा होकर के मेरी लाठी बनेगा, और पता लगता है ग्रैंड सन ने लाठी को तोड़ के और साइड में निकल गया। तो ऐसे में ग्रैंड सन से या ग्रैंड डॉटर से भी मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है, बशर्ते वो वयस्क हों, माइनर ना हो, अवयस्क ना हो। ठीक है, उनका वयस्क होना यानी उनका 18 साल से ऊपर का होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा वो अर्निंग करते हो। वेलफेयर जो है ना, के में इसको वो किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है सब सेक्शन 2 क्लॉज 2 में। यहाँ पे जो ये अधिनियम है इसमें वेलफेयर का क्या मतलब है भाई? वेलफेयर का बहुत डीप मीनिंग है इसके अंदर, और बहुत प्यारा सा मीनिंग है। इस एक्ट के अंदर वेलफेयर का मतलब है वृद्ध व्यक्ति को या माता पिता को भोजन, स्वास्थ्य की सुविधा, ठीक है, और स्वास्थ्य चिकित्सा और आनंद के लिए उसके लिए कोई रिक्रिएशन सेंटर्स खोले जाएंगे, मतलब जहाँ पे टीवी वगैरह होगा, सारा कुछ होगा, एक्सरसाइज करने के लिए, वर्जिश करने के लिए उनका जो स्पेशल जिम है उस मतलब जिससे भी उनका रिक्रिएशन हो सके, ठीक है, जिससे वो आनंद में रह सके, ऐसी कोई चीज़ें लगाई जाएंगी। ठीक है, और बाकी सारी आधारभूत आवश्यकताएं जिससे कि वो खुश रह सके। ठीक है, मतलब कल्याण से मतलब सिर्फ उनके भोजन से या उनके निवास स्थान से या उनके कपड़ों से ही नहीं है। इस कल्याण का मतलब उनकी स्वास्थ्य चिकित्सा, उनके उपचार, उनकी देखरेख और उनके मनोरंजन से भी है। ठीक है, मनोरंजन का भी प्रावधान रखा गया है इसके अंदर। ये नहीं है कि मनोरंजन को हटा दिया गया, उनके मनोरंजन से भी है। अब भाई बच्चों के अलावा और कौन कौन किस किस से मेंटेनेंस लिया जा सकता है? बच्चों के अलावा रिलेटिव से मेंटेनेंस लिया जा सकता है। रिलेटिव में कौन कवर होगा? रिलेटिव में हर वो व्यक्ति कवर होगा जो बुजुर्ग व्यक्ति की प्रॉपर्टीज़ पे या तो कब्ज़ा ले रखा है उसने और उससे फ़ायदा कमा रहा है, या फिर वो कब्जे में आने वाला है। मतलब कि जैसे ही बुजुर्ग की मृत्यु होगी, स्वर्गवास होगा, वैसे ही वो व्यक्ति बुजुर्ग की प्रॉपर्टी के कब्जे में आ जाएगा, यानी उसका मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी पे हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी रिलेटिव की श्रेणी में रखा जाएगा और उससे भरण पोषण हमारा बुजुर्ग व्यक्ति जो है, हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, माता पिता हैं, वो उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, सीनियर सिटीजन तो ये हो गया भाई, देखो सिंपल सी बात है, सिटीजन मतलब कि देश का नागरिक, ठीक है, और सीनियर मतलब जो 60 साल से ऊपर का हो। यानी जो भी नागरिक देश का 60 साल से ऊपर का है वो इस एक्ट में कवर होता है। ठीक है, यही है सीनियर सिटीजन। इससे ज़्यादा डीप में ना जाए, सीनियर सिटीजन इतना काफ़ी है। 60 साल से ऊपर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन माना जाएगा इस एक्ट के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर्टी जो सेक्शन 2 है क्लॉज F, उसका प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, संपत्ति के बारे में बात करता है। किस टाइप की प्रॉपर्टी? बुजुर्ग की मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, या फिर टेंजिबल इंटेंजिबल यानी कि मूर्त या अमूर्त प्रॉपर्टी हो। मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल को बेसिकली कहते हैं कि भाई एक जो विनाश हो सकती, वैसे एक का जिसका जो दिखाई देती है और एक जो नहीं दिखाई देती। या संपत्ति से क्या समझते हैं? संपत्ति जो है, संपत्ति यहाँ पे जितनी प्रकार की संपत्ति है जो इसमें बात हो रही संपत्ति की, क्लॉज F बात करता है संपत्ति की। ठीक है, कौन सा क्लॉज बात करता है? क्लॉज F बात करता है प्रॉपर्टी की। सेक्शन 2 क्लॉज F प्रॉपर्टी की बात करता है। प्रॉपर्टी सिर्फ बुजुर्ग की नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी तो बच्चों की भी है। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि मूवेबल प्रॉपर्टी,
ठीक है, यानी कि फ्लैट, ज़मीन, जायदाद, इस टाइप की सारी चीज़ें। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, जैसे कि नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, प्रॉपर्टी से मतलब है हर टाइप की प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति, जैसे कि आपका कार हो गई, ठीक है, या फिर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ज़मीन से नहीं जुड़ी हुई, ठीक है। कार के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़मीन से नहीं जुड़ी होती, जैसे घर में रखा हुआ हर सामान, फ्रिज, टीवी, सोफ़ा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी, जो आपके घर से बिना किसी चीज़ से अलग किए, डिटैच किए घर से हटाई जा सकती हैं। हर वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है। हर 2 पहिया वाहन, हर 4 पहिया वाहन, या वो चीज़ जो एक अपने स्थान को से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है बिना किसी चीज़ से डिटैच किए हुए, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति की तरफ। अचल संपत्ति में आपका लैंड हो गया, आपके जितने भी बाग बगीचे वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब आपका घर मकान जितना भी है सब अचल संपत्ति में आता है, ठीक है। तो इसके अलावा आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी जो आपने प्रॉपर्टी खुद एक्वायर्ड की हो, और आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो आपके पैतृक संपत्ति आपकी है, जो आपके पितरों से आपको मिली है वो संपत्ति, ठीक है। ये सारी संपत्ति आपकी संपत्ति में यानी सीनियर सिटीजन या माता पिता की संपत्ति में कवर्ड मानी जाएगी, ठीक है। और इस संपत्ति से उनको अपने भरण पोषण का पूरा अधिकार है, ठीक है, मेंटेनेंस का अधिकार है। मेंटेनेंस शब्द से क्या अर्थ है इसके अंदर? हाँ भाई बताओ, मेंटेनेंस शब्द से क्या अर्थ है? मेंटेनेंस शब्द से अर्थ ये है कि खाना मिलेगा बुजुर्ग को, कपड़ा देंगे, रहने के लिए निवास स्थान देंगे, बढ़िया निवास स्थान देंगे, जैसे निवास स्थान में खुद रह रहे हैं, ठीक है। उनकी चिकित्सा के लिए उन्हें डॉक्टर मुहैया कराया जाएगा। अगर उनको कोई चोट चाट लग जाती है, कोई दिक्कत है, तो उनका उपचार कराया जाएगा। ये 5 आधारभूत चीज़ें हैं जो कवर होंगी किसमें? मेंटेनेंस में, भरण पोषण में, ठीक है। तो जब किसी बुजुर्ग का भरण पोषण करते हैं तो आपको उसकी 5 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा इस एक्ट के हिसाब से। वैसे ज़रूरी नहीं है, जब तक मुकदमा कोर्ट में नहीं आता तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बार मुकदमा कोर्ट में आ गया तो ये 5 चीज़ें कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। इनमें से कुछ भी कम पाया जाता है तो फिर आपके खिलाफ अभियोजन चल सकता है, अगर आप वयस्क हैं और आप अपने माता पिता या अपने बूढ़ों का ख्याल नहीं रख रहे तो, ठीक है। और माता पिता अगर इन 5 चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, या बूढ़े बुजुर्ग अगर इन 5 चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो वो अपने रिश्तेदारों पर या अपने बच्चों पर केस कर सकते हैं। रिश्तेदारों पर भी केस कर सकते हैं अगर रिश्तेदार जो हैं वो उनके संपत्ति के आने वाले वो लीगल हायर्स हैं, मतलब कि आने वाली संपत्ति पे उनका कब्ज़ा होगा या फ़िलहाल कब्ज़ा है और वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे में आप उन लोगों पर भी केस कर सकते हैं जो आपकी संपत्ति से फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन आपका भरण पोषण मेंटेनेंस नहीं कर रहे। मुद्दे की बात तो रह गई। मुद्दे की बात यह है कि अच्छा, इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट होगा, सेक्शन 3 कहता है, यानी कि ये एक्ट जो है ना वो बाकी एक्ट्स पर भारी पड़ेगा, और जो एसडीएम साहब होंगे हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर जो ट्रिब्यूनल के कर्ता धर्ता होंगे, ठीक है, जो वहाँ के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जो भी कह लो आप, वो सब कुछ होंगे, वो जो है उनकी पावर फैमिली कोर्ट के जज से भी ज़्यादा होगी इस एक्ट के अंदर, क्योंकि उनके पास सिविल पावर्स भी होगी, उनके पास क्रिमिनल पावर्स भी होगी, ठीक है। उनके पास हर प्रकार की पावर होगी जिससे कि वो एक बुजुर्ग व्यक्ति को या माता पिता को जिनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा उनको यथोचित न्याय दिलवा सके, उनके लिए यथोचित आदेश पास कर सके। तो इसके लिए सेक्शन 3 में सिविल पावर, क्रिमिनल पावर्स, सारी पावर्स एक एसडीएम को दी गई हैं, ठीक है, जो ट्रिब्यूनल को बैठ कर के चला रहा है, ठीक है।
और इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट होगा, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि अगर आपका फैमिली कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है तो आप वहाँ से भी विड्रॉ करके यहाँ पे लगा सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैंने इसमें सिर्फ परिभाषाओं को कवर किया है। डिटेल में जानने के लिए इसकी अगले एपिसोड पे जाएं, अगले भाग पर जाएं और अगले भाग को देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, हरे कृष्णा। भगवान मुझ पे और आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।